एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में मेरा ये चौथा वीडियो है जिसमें मैं आपसे एक टॉपिक शुरू की थी, जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन। उसमें आज मैं आपसे बैरियर टू क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड के बारे में बात करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस इससे बने हैं आगे एग्ज़ाम में। तो मैं आपसे यहाँ पर अभी हम लोग फ़िलहाल ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आए तो पहले की 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको एक लिंक बन जाएगा कि आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस में मैंने आपसे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात की थी। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आपका एज अ बैरियर या क्या क्या चीज़ें आपको क्रिएटिव थिंकिंग करने से रोकता है। फर्स्ट आता है परसेप्चुअल ब्लॉक। परसेप्चुअल ब्लॉक का क्या मतलब है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे होगी। परसेप्चुअल ब्लॉक्स हैव टू डू विथ नॉट प्रॉपरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड नॉट रिकोगनाइजिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व इट। इसके अंदर क्या आता है, आपके 4 टाइप आते हैं: स्टीरियो टाइप, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, लिमिटिंग द प्रॉब्लम, अननेसेसरी एंड फिक्सेशन। यानी परसेप्चुअल ब्लॉक में ये चीज़ें हैं कि आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं या जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरियो टाइप की। स्टीरियो टाइप का मतलब है कि आप एक जगह पर रहते रहते आपकी थिंकिंग एक जैसी ही हो जाती है, आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको हमेशा पता है कि dy/dx ही लगाकर सॉल्व करना है। अगर आप 12th की मैथ्स में जाएं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, जिसमें यानी लेट इट मानकर करते हैं x = 10t, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं तो ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में बैरियर का काम कर सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कंबाइन अपेरेंटली अनरिलेटेड इमेजेस ऑनटू अ एंटायरली न्यू क्रिएटिव सोल्यूशन फॉर द डिज़ाइन। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इसका ये मतलब है कि जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आपके पास हर एक मिनट की इंफॉर्मेशन होती है तो आप एज अ ब्रॉड नहीं सोच पाते हैं। यू बिकम सो ओवरलोडेड विथ मिनट डिटेल दैट यू आर अनेबल टू सॉर्ट आउट द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है लिमिटिंग द प्रॉब्लम अननेसेसरी। कभी कभार होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको आप अननेसेसरी लिमिट करने की कोशिश करते हैं, या कोई ब्रॉड स्टेटमेंट देकर या कोई ब्रॉड थिंकिंग के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को ओपन कर सकते हैं, अपने आइडिया को वाइडर रेंज पे रख सकते हैं, जो कि आपकी जिसको आप लिमिट करेंगे तो ये आपके लिए एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है कि आप अपने पास्ट रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अब यार ये वाली मिस्टेक अगर हम दोबारा कर देंगे तो हमारी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी। मे बी उसमें एक कोई नई इनोवेटिव थिंकिंग छुपी हो लेकिन आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स में फेल हो गए हैं उसको अप्लाई करके, तो इस वजह से आप क्रिएटिव थिंकिंग को नहीं बना पाते हैं। पीपल थिंकिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सो ग्रेटली बाय देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और सम अदर बायस दैट दे आर नॉट एबल टू सफिशिएंटली रिकॉग्नाइज द अल्टरनेटिव आइडियाज़। यानी फिक्सेशन में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो चुके रहते हैं, यानी आप अपने फेलियर से इतना अफेक्टेड हो चुके रहते हैं कि आप न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने दिमाग में नहीं ला पाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इमोशनल ब्लॉक की। इमोशनल ब्लॉक में बेसिकली आता है कि आप अपनी फ्रीडम को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। यानी आप साइकोलॉजिकली इतने डरे हुए रहते हैं कुछ चीज़ों से, इस वजह से आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। किस चीज़ों से डरे रहते हैं देखते हैं। फर्स्ट आता है फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। यानी आप कोई भी रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं कि सपोज़ आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और उसमें डेफिनेटली उस डिज़ाइन के फॉल डाउन होने का भी रिस्क रहेगा। जैसे अगर आप कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको बड़े बड़े प्लांट्स लगाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ ऐसा भी रिस्क हो सकता है कि हाँ 70% चांसेस है उसके सक्सेसफुल होने में, बट स्टिल अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो कितना बेनिफिशियल होगा। यानी रिस्क लेने से लोग डरते हैं, इस वजह से वो आपका क्रिएटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है अनईजी विद क्यूज। पीपल इन जनरल यानी जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं वो इतने अनकंफर्टेबल होते हैं, हाईली अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन से इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो ईजिली अपने आइडियाज़ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट आता है अनेबल और अनविलिंग टू इंक्यूबेट न्यू आइडियाज़। यानी बिजी लाइफ में होने की वजह से लोग अपने माइंड को इतना फ्रेश फील ही नहीं करते हैं कि वो नई आइडियाज़ को निकालें। यानी आप इतने अपने आप बॉडी को, अपने माइंड को इतने अच्छे से सेट कर लेते हैं 9 to 5 की जॉब में, या 31st को सैलरी आ रही है, हमें यही काम करना है, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचे ही ना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ एनफ टाइम फॉर आइडियाज़ टू इंक्यूबेट बिफोर एवेल्युएशन ऑफ द आइडियाज़
प्रोसेस टेक प्लेस। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन का। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेसिकली उन्हें पता है कि प्रमोशन उनकी 4 साल के बाद ही होनी है, तो वो उनके अंदर एक मोटिवेशन की कमी होती है कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। और जबकि आप प्राइवेट में देखेंगे तो प्राइवेट में आपको हर टाइम आपका अप्रेजल, आपका प्रमोशन आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, काफ़ी हद तक 80% आपके काम पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंटेलेक्चुअल ब्लॉक की। इंटेलेक्चुअल ब्लॉक का मतलब है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं वो आपकी अच्छी नहीं है, इस वजह से आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बाहर नहीं आ पा रही है। इंटेलेक्चुअल ब्लॉक अराइजेस फ्रॉम अ पुअर चॉइस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी और हैविंग अ लो बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो आपकी करेक्ट ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस केस में आपका बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आ सकती है क्योंकि आपके पास जो मेन इन्फॉर्मेशन है वही गलत है। सेकंड आता है मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक्स में आता है बेसिकली हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो थिंकिंग होती है वो सबकी सेम जैसी नहीं होती है। किसी की स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी होती है होल्ड करने की, किसी की मेमोराइजिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है, तो इन दैट केस आपका ये बैरियर का काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है पुअर चॉइस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज। कभी कभार होता है कि कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने वर्बल मोड लिया हुआ है या आपने वॉइस कॉलिंग ली हुई है, सपोज़ आप उसको वॉइस के थ्रू समझा रहे हैं। सपोज़ मैं एनटीपीसी पावर प्लांट का एग्जांपल लूँ, और वो चीज़ है कि अगर आप उसको सामने से वो प्रॉब्लम देखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, तो वो प्रॉब्लम 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस इतना है। बट चूंकि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं और आप वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू किसी टेक्नीशियन को समझा रहे हैं कि इस वायर को इसके साथ जोड़ो, तो वहाँ पर आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर चॉइस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट नॉलेज बेस। इनसफिशिएंट नॉलेज बेस में आप कह सकते हैं कि सपोज आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और आपको एक इलेक्ट्रिकल का एक काम दे देते हैं, पावर प्लांट का या किसी भी चीज़ का, या मैकेनिकल की गाड़ी डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम आपके सामने रख दी जाती है, बट आपके पास उतनी इनसफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है उस फील्ड से रिलेटेड, तो इन दैट केस आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल ब्लॉक। उसमें आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी आप जिस एनवायरनमेंट में बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी कभार वो एनवायरनमेंट आपके लिए सपोर्टिव नहीं होता है, यानी एक डिस्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर, और आपको किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को एक क्वाइट एंड आइसोलेशन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एक अलग क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज नॉन सपोर्टिंग रिमार्क अबाउट योर आइडियाज कैन बी पर्सनली हर्टफुल एंड हार्मफुल टू योर क्रिएटिविटी। यानी आपने कोई भी एक अच्छा आइडिया दिया है बट जो आपके ऊपर के बॉस हैं वो आपको इतना क्रिटिसाइज कर देते हैं, इस क्रिटिसिज्म की वजह से आप एक्चुअली अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल ब्लॉक। कल्चरल ब्लॉक का मतलब होता है कि आप एक सोसाइटी में रहते रहते आपकी थिंकिंग इस तरीके से डेवलप हो चुकी रहती है कि आप वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं अराइज कर पा जाते हैं कि हाउ एंड वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस कैन बी अ सोल्यूशन। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो एक स्कूल में आप जैसे कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा क्वेरी करता है तो टीचर्स उसे रोक देते हैं कि नहीं, अब ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन जा रहा है या आप इतनी क्वेरी करते हो। तो एक तरीके से एक कल्चर, एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन चुका रहता है जहां आपको ज़्यादा क्वेरी ना कर पाओ। आपके ऑफिस में अगर सपोज आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर आप क्वेरी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इतना रिलेक्टेंट माहौल ही नहीं मिल रहा है कि आप वहाँ पर क्वेरी कर सकें, तो दैट कम्स इन अ कल्चरल ब्लॉक। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात मैंने आपसे क्वालिटी में भी की हुई थी। सो इट इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक यूज टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी यहाँ पर क्या होता है कि 4 से 6 लोग ग्रुप में बैठते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जगह कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 4 से 6 लोग जो भी बैठते हैं वो इस फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टीम क्रिएटिविटी एक्टिविटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, एक टीम की एक्टिविटी है। इसकी गाइडलाइन होती है कि फोकस ऑन क्वांटिटी, यानी जितने नंबर ऑफ आइडियाज़ आएंगे उतना अच्छा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा सकता है। फोकस ऑन क्वालिटी कर देगा और पूछेगा क्या चारों ऑप्शंस लिंक हैं कि नहीं। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है इसमें आपकी क्वांटिटी यानी जितने नंबर ऑफ आइडियाज़ आएंगे, ग्राउंड रूल से ही जितने नंबर ऑफ आइडियाज़ आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। द फर्स्ट ग्राउंड रूल इज़ टू फोकस ऑन क्वांटिटी। यू वांट टू कैप्चर एज मैनी आइडिया एज यू कैन। नेक्स्ट आता है विथ होल्ड क्रिटिसिज्म, यानी आपको क्रिटिसिज्म होल्ड करना है। आइडियाज़ आपके
टॉपिक से रिलेटेड हो ना हो, नॉट ओनली शुड यू रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म द आइडियाज ऑफ अदर, यू शुड मेक श्योर नॉट टू क्रिटिसाइज योर ओन आइडियाज एज दे इमर्जेस ड्यूरिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। इनकरेज द वाइल्ड आइडियाज, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ को इनकरेज करना है अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। रिकॉर्ड ऑल द आइडियाज़, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आपके पास जितने भी टीम मेंबर ने जितनी भी आइडिया दिया है सबको राइट डाउन करना होता है, सबको नोट डाउन करना होता है। इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, ग्रामर, ये इसमें लिस्ट पे मैटर नहीं करता है। अब जितने भी आइडियाज़ हैं, सपोज 6 लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन का एक पॉइंट भी है उसको आपको नोट डाउन करना होता है। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज़, 2 लोगों का आइडिया काफ़ी हद तक सेम हो सकता है तो उसको कंबाइन करके एक बेटर आइडियाज़ में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इन द midst of brainstorming, try to build upon the ideas of others. The best idea in engineering are generally a team effort. नेक्स्ट आता है स्टे फोकस ऑन अ टॉपिक, यानी हमेशा जो प्रॉब्लम है उसी के राउंड ऑफ में आपको सोल्यूशन ढूंढना है। दिस हेल्प्स यू लेटर व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द आइडियाज जनरेटेड इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो फोकस रहना है जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके राउंड ऑफ। नेक्स्ट आपसे बात करती हूँ मैं बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो सब मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसमें फर्स्ट आता है SCAMPER। इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडॉप्ट, मॉडिफाई, put to other use, eliminate and rearrange, यानी it is used as a stimulant when the flow of ideas begin to fall during the brainstorming। यानी अगर बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं तो आप पहले उसको सब्स्टिट्यूट करना शुरू करोगे। यानी सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 से 3 आइडियाज़ हैं तो सारे आइडियाज़ को वहाँ पे पुट करके देखोगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उसमें क्या पावर सोर्सेज चाहिए, क्या प्लेसेस चाहिए। नेक्स्ट आता है कंबाइन। कुड आई कंबाइन विद यूनिट पर्पज़ ऑफ आइडियाज़, पर्पज़ और आइडियाज़, यानी आप जो भी आइडियाज़ वहाँ पर लगाएं इसको कंबाइन करके देखेंगे। अडॉप्ट इज बेसिकली मीन्स दैट व्हाट एल्स इज लाइक दिस, व्हाट अदर आइडियाज़ डज इट सजेस्ट। नेक्स्ट आता है मॉडिफाई। अगर इनमें कोई चीज़ को मॉडिफाई करके हम और बेटर और ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं तो उसको हम मॉडिफाई में डालेंगे। पुट टू अदर यूजेस, इसके अलावा इसका क्या यूजेस हो सकता है। एलिमिनेट, कुछ चीज़ें जो आपकी रिलेक्टेंट हैं या जो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा में हैं क्या हम उनको हटा सकते हैं कि नहीं। रीअरेंज एंड रिवर्स, कुड आई रीअरेंज द कंपोनेंट। तो ये बेसिकली आपके स्कैम्पर के तरीके से 7 पॉइंट्स हैं जो आपको रीअरेंज करके आपको एक चेकलिस्ट बनानी होती है या एक तरीके से इसको यूज़ करके आप बियॉन्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 6 की क्वेश्चन। 6 की क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इस टाइप की क्वेश्चंस को पुट करके आप बियॉन्ड द थिंकिंग यानी बियॉन्ड द आइडियाज़ सोच, बियॉन्ड द प्रॉब्लम आइडियाज़ को सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई, क्या सोल्यूशन हो सकता है, कब इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कहाँ पर मिलेगा, क्यों ये इस तरीके से ऐसे हैंडल हो रहा है और कैसे इसको हम और बेटरमेंट में ले जा सकते हैं। तो ये 6 की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 5 वाई में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों ये मशीन बंद हुई, क्यों ये ओवरलोड हुई, क्यों इसमें एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट नहीं लगाया गया था, क्यों ये मशीन का पंप काम करना बंद हुआ, एंड द मोरेवर क्यों इसका इफेक्ट दूसरी मशीन पे आ रहा है। तो इस टाइप के 5 वाई क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट बनाने का। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि आप बेसिकली अपने जितने भी आइडियाज़ हैं उनको फ्रेम करके रखते हैं। दे आर यूज्ड इन अ वे टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट फंक्शंस और अ टास्क इन अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। लास्ट आता है आपका फैंटेसी और विशफुल थिंकिंग, यानी जो आपका माइंड रहता है, माइंड को आप इस तरीके से सेट कीजिए कि नहीं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही निकालना है। अ स्ट्रॉन्ग ब्लॉक टू क्रिएटिविटी इज द माइंड्स टेंसियस ग्रिप ऑन रियलिटी, यानी हार ना मानते हुए आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस टाइप से थिंकिंग लेकर आप विशफुल थिंकिंग लेकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 7 रूल्स दिए हुए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। व्हाट आर नॉट द रूल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? डिफर जजमेंट, इनकरेज वाइल्ड आइडियाज, बिल्ड्स ऑन अदर्स आइडियाज, स्टे ऑन द टॉपिक, वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम, बी विजुअल एंड गो फॉर अ क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, गो फॉर अ क्वांटिटी। ठीक है, इस पर क्वालिटी नहीं होके क्वांटिटी है, तो ये छोटे से वर्ड
वर्ड्स का डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके 4 टाइप के ब्रेनस्टॉर्मिंग आते हैं। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि जब आपको सीधे तरीके से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकल रहा हो तो आप उस प्रॉब्लम का दूसरा एंगल देखिए, मतलब किसी और तरीके से सोचिए। इस प्रॉब्लम जहाँ पर ख़त्म हो रही है या प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई थी उसको रिवर्स करके सोचिए। जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की थी कि अगर कोई मोबाइल है आपका सीधे तरीके से नहीं बन रहा है तो उसको और उसके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कीजिए, उसके बाद से उसे समझिए, बहुत मतलब इसको माइन्यूट डिटेल्स को उसके रीड कीजिए। अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच द प्रॉब्लम इज टर्न अराउंड एंड कंसीडर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू स्पॉन न्यू एंड डिफरेंट सोल्यूशंस। नेक्स्ट आता है स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच अ ग्रुप alternately engages in brainstorming solution without evaluation for a 10 minutes then engages in a short period of evaluation। यानी आप जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 से 6 लोग एक जगह पर, एक पब्लिक प्लेस भी हो सकता है, आपका एक कोई मीटिंग हॉल भी हो सकता है, वहाँ पर मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सोल्यूशन निकालना होता है, तो वो आपका स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आता है। द ग्रुप कंटिन्यूज अल्टरनेटिंग बिटवीन द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज फिलिप 66 ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें बेसिकली 6 लोग मिलकर बेसिकली 6 मिनट के अंदर आपका डिसाइड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच अ ग्रुप ऑफ 6 people brainstorms for a 6 minute and then a spokesman for each group present either the best idea for all ideas to the large group। याद रखिएगा 66 का मतलब है मतलब ग्रुप ऑफ 6 पीपल एंड फॉर अ 6 मिनट। नेक्स्ट इज ब्रेन राइटिंग। अब ब्रेन राइटिंग में बेसिकली जो आपका इंडिविजुअल आइडियाज़ है उसको आप बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिख कर प्रेजेंट करते हैं। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअली ब्रेनस्टॉर्म्स आइडियाज एंड डॉक्यूमेंट देम देन शेयर देम विद अ ग्रुप टू फर्दर पुश देयर थिंकिंग। तो ये बेसिकली नाम दे दिया गया है अलग अलग, अल्टीमेटली काम वही है। तो इसमें छोटे छोटे डिटेल्स याद रखिएगा। फिलिप 65 का मतलब है 6 लोग 6 मिनट। स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्ट पीरियड में ही आप इवेल्युएट करें जो भी आपका एक कंक्लूसिव डिसीजन है। रिवर्स इंजीनियरिंग में है कि दूसरे डायरेक्शन से सोचें। भी इस टॉपिक का एक पार्ट और बचा हुआ है जो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।